हेलो दोस्तों, मैं बादल वाला गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी मैथ स्पेलिंग क्लास चली है, तो मैथ स्पेलिंग क्लास में हम जो है आज हम देखेंगे अपना जो यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है हमारा कैंसिल हुआ है, उसमें मैथ कैसा आया था। हमारी जो है क्लास कई दिन बाद हुई है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा एग्ज़ाम था इस वजह से, और हमारा जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें जो है मैथ बहुत ही आसान आया था। उसी को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आए थे, तो उन्हें देखने की कोशिश करेंगे और सिंपल तरीके से करेंगे कि जिससे हम आसानी से समझ सकें। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था 102.7 को p/q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो q का मान क्या है। हमें दिया 102.7 को p/q भिन्न के रूप में हमें व्यक्त करना था, और q p/q मतलब हर हमें बताना था, मतलब q का मान हमें बताना था। तो क्या करेंगे, इसमें हम दशमलव अगर हटाएंगे तो क्या रखेंगे, इसमें इसके नीचे आओगा 10, तो p/q का सबसे छोटी फॉर्म हमारी क्या होगी। इसके बाद अगर हम इन्हें काटेंगे तो ये दशमलव में आएंगे, इससे हम छोटा इनको नहीं कर सकते। हमें बताया कि न्यूनतम रूप मतलब सबसे छोटा भाग इसका करना था, तो सबसे छोटा भाग हमारा क्या हो गया 1027/10। तो इसमें अगर p को देखे तो हम p हमारा ये और q को देखे तो ये, तो q का मान हमारा क्या है, q बराबर हमारा 10 आ जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या देगा, 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह धन कितना होगा। 2% बढ़ा दी जाए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कोई सा भी हो, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज हमें दी गई है, दर हमें दी गई है, उसी से हमें क्वेश्चन को निकालना है। 2% का मतलब क्या है, 2% का मतलब है 2/100, मतलब 100 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज, 100 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज, 100 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज है, ठीक है। हमें कहा गया कि 4 वर्ष में अगर हमें 2% वृद्धि करिए तो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा, गुणा कर दो 4, तो कितना बढ़ेगा 4 दूनी 8, तो 100 रुपये पर 8 रुपये की वृद्धि हमारी हो रही है 4 वर्ष में। हमें निकालना 600 रुपये पर, तो 600 रुपये पर कितनी वृद्धि होगी, ये कितना है 8 गुणा 6, तो 6 गुणा हो जाएगा 8 छंग 48, तो 48 रुपये की वृद्धि होगी हमारे जो है धन में। हमारा धन कितना था, हमारा धन कितना हो गया था 720, तो 720 प्लस 48 कितना हो गया 768 रुपये हमारा धन हो जाएगा। अगर हमारा जो है ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो हमारा धन हो जाएगा 768 रुपये हो जाएगा। एक बार इसको और समझेंगे कैसे। 2% का मतलब है 2% की वृद्धि दर में हमें की गई, तो 2% का मतलब 100 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज है। 2 रुपये का दर का मतलब है 100 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज है, ठीक है। जब एक साल में लेकिन उसने क्या कहा 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में 100 रुपये पर कितना होगा 2 गुणा 4 मतलब 8 रुपये। 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज है 4 वर्ष में। हमें निकालना 600 रुपये पर, तो 600 रुपये पर कितना होगा, 100 रुपये पर जब हमें 8 रुपये है तो 600 रुपये पर कितना होगा, धन हमारा कितना गुना होगा 6 गुना, तो हमारा जो है ब्याज भी 6 गुना होगा। 8 गुणा 6 बराबर 48 रुपये। जो हमारी वृद्धि 48 रुपये की हुई है वो किस पे होगी, जो हमारा जो है मिश्र धन है, मतलब जो हमारा 600 रुपये पर 4 वर्ष में जो धन हमारा 720 है उस पे वृद्धि होगी। 720 प्लस 48 768 रुपये हमारे जो है धन हो जाएगा, ठीक है। 2 ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कथन दिए गए हैं, असत्य कथन हमें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, असत्य कथन हमें ढूंढना है। कथन हमें दिए गए हैं दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होगा। जब हमारे पास पूर्णांक है, कोई भी हमारा अंक है, अगर हम उन जोड़ेंगे तो उनका जो है उनका योग जो है हमारा पूर्णांक ही होगा। कोई भी दशमलव में बटे में कुछ नहीं होने का। अगर हमारे पास पूर्ण अंक है, 1 है प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास पूर्ण अंक ही होगा। तो पूर्ण अंक का योग पूर्ण अंकों का योग एक पूर्णांक ही होगा। बिल्कुल सही कथन है हमारा। उसके बाद 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगा। जब हमारे पास कोई परिमेय संख्या है उन्हें हम जोड़ेंगे तो हमारी जो है परिमेय संख्या ही हमारे पास आएगी। ये भी बिल्कुल सही है।
उसके बाद नंबर 3 हम देखेंगे, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होगा। बिल्कुल कैसे देखेंगे, देखो अपरिमेय संख्या मतलब √2 प्लस √2 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय, नहीं ये जो है परिमेय संख्या होगा, तो यही हमारा बिल्कुल गलत है। उसके बाद नंबर 4 देखेंगे, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या एक से लगा के शुरू होती है, 1 2 3 4 जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या है उनका अगर हम योग करेंगे तो प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त होगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ठीक है, असत्य कथन हमें ढूंढना था, जो ये हमारा तीसरा जो है ये असत्य कथन है, मतलब गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है। अधिक है कहें, कम है कहें, इसका मतलब ये है कि इनमें अंतर है। मतलब कोई संख्या अपने 20%, देखो हमारा जो कोई भी हमारी संख्या है, कुल संख्या है, वो हमारी होगी 100% के बराबर, ठीक है। अब इस 100% का इसने कहा कि 20% से 60 अधिक है, 20%, ठीक है। एक संख्या होगी पूरी संख्या 100% के बराबर होती है, संख्या का 20%, ठीक है, से 60 अधिक है, मतलब इनमें अंतर कितना है, 60 का अंतर है, इनमें अंतर है 60 का। तो इनमें परसेंटेज में कितना का अंतर है, 80%, मतलब 80% किसके बराबर है, 60 के। जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या है, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है संख्या हमने कितनी मानी थी, 100% के बराबर, तो गुणा कर देंगे 100 से। ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज के बराबर संख्या मानी थी, तो ये हमारे गुणा कर देंगे 100 के, तो काट दो, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार, तो 25 थी 75 जो है हमारी संख्या थी, जो हमारी संख्या थी वो क्या थी, 75 हमारी संख्या थी। एक बार और समझो, कोई संख्या, इसे हम x से भी कर सके, लेकिन हम x से नहीं करेंगे, ऐसे समझने, परसेंटेज में समझने की कोशिश करेंगे। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या क्या है। कोई भी संख्या हमारी 100% के बराबर होती है, 100% हमारी संख्या मान ली, उसके 20% से 60 अधिक है, मतलब इन दोनों में संख्या में और संख्या के 20% में अंतर है 60 का। तो 100 माइनस 20% बराबर 60, तो 80% का मतलब के बराबर है 60, 80% के बराबर है 60। तो जहां भी परसेंटेज के बराबर जो है संख्या आवे, तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, हमें निकालना क्या है, जो निकालना है उसी से करेंगे गुणा। हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें संख्या, तो संख्या हमने मानी थी 100% के बराबर, तो गुणा कर देंगे 100, 60/80 गुणा 100, हमारे क्या होगा, 75 जो है हमारी संख्या आ जाएगी। देखो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या में ज्ञात करनी है। 3070 के सबसे नजदीक और 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या में ज्ञात करनी है। बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं करना। 3070 को जो है हम भाग करके देखेंगे 17 से, 17 ही कम 17, ठीक है, क्या बचेगा 13, 7, 17 8 136, 136 बच गया, एक उतार ली 0, मान चलते लगा दी 0। तो ये हमारा जो है सबसे नजदीक क्या है, हमें शेष बच गया, हमारे पास शेष बचा 10। अगर इससे कम वाली 3070 से अगर कम वाली संख्या हम देखेंगे तो -10 कर देंगे, तो क्या होगा 3060 हमारा आ जाएगा, एक संख्या ये हमारे पास आ गई। लेकिन हम अगर 3070 से आगे वाली संख्या देखें तो क्या करेंगे, तो 3070 में क्या जोड़ेंगे, 3070 में हम 10 नहीं जोड़ेंगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का भाज्य और जो है शेषफल, भाज्य और शेषफल का अंतर, मतलब 17 और 10 का अंतर क्या होगा हमारा 7, तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा जो है 3077 जो है हमारी जो है संख्या आ जाएगी। क्योंकि 360 में और 370 में 10 का अंतर है, और 377 में 370 में 7 का अंतर है, तो ये सबसे नजदीक वाली संख्या हमारी आ जाएगी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हम बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमारा 5:4 है। तो हानि प्रतिशत पहले ही बता दें कि हानि होगी, तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञान करना। तो क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य का हमें अनुपात दे दिया, क्या दे दिया, 5:4। ये मान लो कि हमारा क्रय मूल्य 5 था और विक्रय मूल्य हमारा 4 है। कोई वस्तु हमने 5 में खरीदी थी, 4 में बेची, तो कितने की हानि हुई, हमें हुई 1 रुपए की हानि। 1 की हमें हानि होगी, 1 की हानि हमें हुई किस पे, क्रय मूल्य क्या है 5 पे, 5 रुपए पे हमें 1 रुपए की हानि होगी। परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100, परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100, तो काट दो 20 पंजे 100, तो क्या आ गया हमारा 20% की हमें हानि होगी। यही हमें निकालना था, बिल्कुल सिंपल बात है। 1 रुपए की हानि किस पे हुई, 5 रुपए पे, 5 रुपए की वस्तु खरीदी थी, उस पर 1 रुपए की हमें हानि होगी। परसेंटेज के लिए करेंगे गुणा 100, 1/5 गुणा 100, 20% की हानि हमारी जो है आगे 20% जो है हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण हमें पता है कि घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण हमारा होता है a√3, तो a√3 बराबर हमें क्या दिया गया है, 8√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो a बराबर 8 हमारा 8 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या होता है 6a², 6a² तो 6 गुणा 8 गुणा 8, a हमारा 8 है, तो 8 गुणा 8 तो 6 गुणा 64, तो क्या आ जाएगा 6 चौक 24 का 4 का आंसर लगे 2, 6 छंग 36 और 2 38, क्या आ जाएगा हमारा 384 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें अगर सूत्र ध्यान है, सूत्र याद है, घन के विकर्ण का पता है, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल निकाल सकते हैं। 384 हमारा जो है आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, एक वृत्त में 120 डिग्री के एक खंड का क्षेत्रफल 66/60 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का व्यास हमसे पूछा है, वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो इसका जो है वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा πr² हमें बताया गया है, क्या दिया गया है 66/7। वृत्त जो होता है हमारा, अगर इसे हम डिग्री में देखें तो हमारा ये वृत्त पूरा का पूरा अगर वृत्त की बात करें हम, तो क्या इसके जो है हमारा ये कितने अंश का कोण बनाता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये हमारा जो है 360 डिग्री है, 360 डिग्री है। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल है। ये जो हमें दिया गया है ये 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल है, तो गुणा कर देंगे 120 डिग्री की उसके साथ, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये 120 डिग्री का क्षेत्रफल है। हमें क्या है, पूरे वृत्त का व्यास निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना है। तो ये पूरा वृत्त कितना होता है 360 डिग्री, तो काट दो 12 तिया 36, 3 बार सॉरी पाई का मान यहाँ पे हम रख लेंगे, पाई का मान हम यहाँ पे रख लेंगे 22/7 गुणा 22/7, तो 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 22 तिया 66, तो r² बराबर हमारा क्या है, r² बराबर 3 ही है और 3 है, 3 तिया 9, तो r बराबर हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना वृत्त का व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है हमारा त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है हमारा, त्रिज्या का दुगुना। व्यास हमारा होता है त्रिज्या का दुगुना। व्यास बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हमारी 3 गुणा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर हमारा जो है व्यास का आंसर होगा। कैसे निकालना हमने, एक वृत्त में 120 डिग्री के जो हमें क्षेत्रफल दिया गया है वृत्त का वो 120 डिग्री, ये पूरा है 360, ये पूरा है 360, हमें दिया गया है 120 डिग्री का क्षेत्र, 120 डिग्री का क्षेत्रफल दिया गया है 66/7, हमें निकालना है 360 का, 360 पूरा है 360, हमें निकालना दिया गया है 120 का, तो ऊपर लिखेंगे 120/360 काट दें तो क्या आ जाएगा, r² बराबर 9, r बराबर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा।
मतलब त्रिज्या हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर। और व्यास निकालना, तो व्यास के लिए इसमें गुणा कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारा जो है व्यास। तो देखो इससे अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हमें क्या है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, अगर विकर्ण हमें दिया गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है, 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर, अगर विकर्ण हमारा a है तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, मतलब a²/2 हमारा क्षेत्रफल होगा, अगर विकर्ण हमारा a है। अगर विकर्ण हमने 2 गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 4a²/2, 4a²/2। अगर हम इसके गुणा का बात करें कि कितना गुणा हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे था a², यहाँ पे हो गया 4a², कितना गुना हो गया 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, 4 गुना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। विनय एक घड़ी ₹75 में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत के प्रतिशत के बराबर जो है लाभ होता है। तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं कि घड़ी की लागत के बराबर जो है उसे प्रतिशत में लाभ होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें जितने रुपए में हम घड़ी बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं 75, तो इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर क्या होगा, जिनका अंतर हमारा 10 होगा, जिनका अंतर होगा हमारा 10। तो 15×5 = 75 और दोनों टुकड़ों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा 150। तो ये इसमें करेंगे गुणा 10 से, तो क्या हो जाएगा 50। तो लाभ का है, लाभ होगा अगर 75 रुपये में हमने कोई चीज़ बेची, अगर 150 में हम जो है 150 का लाभ होगा, तो इसे ऐसे तो चलने का नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर 50 की कोई वस्तु है और 75 में बेचेगा तो हमें उसे लाभ होगी, तो ये उसका पूछा हमें लागत मूल्य, तो हमारा जो है 50 रुपये उसका लागत मूल्य हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात, मतलब जो छोटी संख्या होगी वही हमारा जो है इसका लागत मूल्य होगा, क्योंकि लागत मूल्य अगर 150 है तो हम उसे 75 में बेचेंगे तो हमें लाभ नहीं होगा। अगर 50 की वस्तु है, 50 का लागत मूल्य है, तो 75 में बेचेंगे तो हमें लाभ हो जाएगा। ये बात आपको समझ सकते हो। अगर जहाँ भी कहा जाए लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, वहाँ पे ऐसे टुकड़े करने हैं संख्या के हमें जिनका अंतर 10 हो, तो 15×5 = 75, और जो छोटे वाला टुकड़ा है और बड़े वाला टुकड़ा है दोनों में कर देंगे 10 से गुणा। तो गुणा करने के बाद हमको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा 50 जो है आंसर है, 150 नहीं हो सकता, क्योंकि 150 में अगर हम खरीद देंगे तो 75 में बेचेंगे तो हमें लाभ नहीं होगा, हमें हानि होगी। तो 50 जो है हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आज क्या है। यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त हैं। देखो अगर कोई हमारे दो वृत्त हैं, अगर हम जो है बाह्य स्पर्श इन्हें करते हैं तो इनके जो है त्रिज्या, इनका योग जो है बराबर होगा इनके त्रिज्या का योग, ठीक है। अगर लेकिन अगर हम इनकी त्रिज्या के योग क्या बताया हमने, उनके जो वृत्त हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के योग से कम है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो अगर हम इस प्रकार 2 वृत्त बनाते हैं तो इनके केंद्र कहाँ पे होंगे, यहाँ। इनके केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्या से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह के वृत्त जब बने होंगे हम तो इन्हें क्या बोल लेंगे, अंतःस्पर्श बोल लेंगे, नहीं बोल लेंगे। बाह्य स्पर्श बोल लेंगे, नहीं, बाह्य स्पर्श भी नहीं है। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटते हुए बोल लेंगे, प्रतिच्छेदित, ये एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अंक विन्यास हमें दिया गया है।
रीजनिंग का क्वेश्चन है, अंक विन्यास में दिया गया है 1, 5, 2, 10 डैश डैश 15, 4, 20 में विलुप्त शब्द हमें ज्ञात करना है। देखो श्रेणी किस प्रकार बने हुए, 1, 2, 3, 4, इधर 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पे क्या होगा 1, 2, यहाँ पे क्या होगा 3, तो यहाँ पे हमें विलुप्त शब्द ढूंढना था जो कि हमारा 3 होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे एक बार नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। यदि a और b घन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो देखो करना क्या है, जो हमें शेषफल दिया गया है 4 और 5, उसी को हम a और b मान लेंगे। तो इन्हीं का वर्ग कर दें, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, क्या आ जाएगा हमारा 4 चौक 16, 5 पंजे 25, ठीक है, जोड़ देंगे ना 41। तो इसे ही जो हमारे इन्हें जोड़ने के बाद आया, इसे ही 6 से भाग दे देंगे, 6 छंग 36, हमारा शेष क्या बचा है 5। और ये हमारा जो है शेषफल पूछा है, वही हमारा शेषफल, जो भी हमें शेषफल दिया गया है भाग देने के बाद जो भी हमें शेषफल दिया गया है उसे ही a और b मान के इनका वर्ग करेंगे और 6 से भाग देंगे, जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा जो है आंसर होगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देगा, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब है 10/100, मतलब 1/10। 10 रुपये पे एक, अगर कोई संख्या कोई भुजा 10 पहले 10 है तो उस पर 1 की वृद्धि कर दी, 10 पे 1 की वृद्धि, मतलब अगर पहले भुजा 10 थी तो क्या अब क्या होगी 11, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में पूछा कितनी वृद्धि होगी, कितनी परसेंट वृद्धि होगी। पहले भुजा 10 थी अब 11 होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अगर इसका भी वर्ग कर दें और इसका भी वर्ग कर दें तो क्या आ जाएगा, 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। तो 100 रुपये पे कितना की वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि हुई। और यही हमारा आंसर है, 21% की वृद्धि होगी हमारे जो है, क्योंकि परसेंट, इसमें परसेंटेज क्यों नहीं निकालना हमने, अगर हम 21 का परसेंटेज निकाल लेंगे तो 21/100 गुणा 100 तो 100 से 100 कट जाएगा, फिर भी 21% आओगा। तो इस प्रकार जो है हम अगर 100 पे किसी वृद्धि या हानि या कमी को देखते हैं तो उसे जो है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। यदि 100 की जगह 100 के स्थान पर अगर कोई और संख्या हमारे पास होती तो हमें जो है इस प्रकार जो है वृद्धि बटे क्रय मूल्य या जो हमारी भुजा है, वृद्धि बटे भुजा गुणा 100 करना पड़ता जब हमारा परसेंटेज निकलता। लेकिन हमें 100 हमारे पास पहले थी भुजा 100, अब हमारे पास होगी 121, तो कितनी वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि होगी डायरेक्ट। तो ठीक है, नोट करो एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारा क्या है। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है तथा मोहन की वर्तमान आयु क्या है। आयु का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसी तरह पूछा जाता है और सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 4 दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 5 दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 7 दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 6 दिया गया। किस चीज के ऑप्शन है, वर्तमान आयु के ऑप्शन है, वर्तमान आयु के ऑप्शन है। अगर हम वर्तमान आयु 4 मान लें तो 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या होगी, 5 वर्ष, अगर वर्तमान में 4 है तो 5 वर्ष पहले हम जा ही नहीं सकते, उसका जन्म नहीं होता। अगर 5 मान लें, वर्तमान आयु 5 मान लें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या होगी 0, मतलब उसका जन्म नहीं हुआ था। उसके बाद अगर 7 मान लें, अगर ऑप्शन नंबर 3 हमारे 7 मान लें, उसकी वर्तमान आयु 7 मान लें तो 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पहले कितनी होगी 2। 9 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी होगी, 9 और 7 16। अगर इनकी दोनों गुणा करें 15 आवे, नहीं आता, तो बिल्कुल खत्म, ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है 6। अगर हम 6 उसकी वर्तमान आयु मान ले, 6 हमने उसकी वर्तमान आयु मान ली, 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी होगी, 5 वर्ष पहले 1 वर्ष,
ठीक है। अब 9 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? हमने वर्तमान आयु मानी 6 वर्ष। वर्तमान आयु हमने ऑप्शन नंबर 4 से 6 वर्ष मानी, तो 6 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है। 9 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष बाद 9 और 6 15। उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो ये बिल्कुल सही है। यही हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन में से वर्तमान आयु 6 मान लें तो बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है, तो हमने ऑप्शन से बिल्कुल क्वेश्चन को निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर 4 6 जो है हम उसकी वर्तमान आयु होगी। ऑप्शन उठा के भी हम क्वेश्चन को, इस प्रकार क्वेश्चन को x में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, x को ध्यान में लाने की कोई जरूरत नहीं है। x इतना है, x -5 होगा, x +9 होगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन उठाओ और आप डायरेक्ट जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 0.00032 की घात पावर 0.6 का मान हमसे पूछा है। तो देखो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। एक तो बात है कि देखो अगर हम 32 को देखें, 32 ये पहले ये देखें कितने अंक पे जो हमारी दशमलव लगी हुई है। 1 2 3 4 5 अंक पे हमारी दशमलव लगी हुई है। अगर 32 को हम देखें तो क्या होता है? 32 होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की पावर 5। अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख दें और दशमलव लगा दें यहाँ पे, तो आपको देखो क्या होगा। ठीक है, दशमलव 2 की पावर 5 हमको लिख सकते हैं हम 0.00032 को। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है उसकी घात है 0.6, उसके बाद हमारी घात है 0.6, तो 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं? बटे 10, 6/10। दशमलव यहाँ से हमारी हट जाएगी, तो अगर हम इसे काटेंगे 2 से कट जाएगा 3 और 2 से कट जाएगा 5 होगा। तो जब हम घातांक करने वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होता है? जब किसी घात की घात होती है तो उसकी आपस में गुणा हो जाती है, घात की घात में आपस में गुणा हो जाती है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? यह हमारा आ जाएगा 0.2 की पावर 5 गुणा 3/5। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा? क्या रह जाएगा? 0.2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हमारा क्या होता है? 2 की पावर 3 हमारा क्या होता है? 2 की पावर 3 हमारा होता है 2 की पावर 3 हमारा होता है 8। तो यह क्या आ जाएगा हमारा? जब 2 की पावर 3 हम करेंगे, 2 की पावर 3 हम करेंगे और 8 हमारा आएगा, तो क्या होगा? कितने स्थान के बाद हमारी जगह दशमलव लगेगी? 3 स्थान के बाद। तो क्या होगा? 8 1 2 दशमलव, तो क्या होगा हमारा? 0.008 हमारा आंसर होगा। 0.008 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? यदि संख्याओं 5x9 और संख्या 327 और संख्या 2y8 का योग 1114 हो, तब x का महत्तम संभव मान, महत्तम माना मतलब बड़े से बड़ा मान हमने बताना है, और हमें ऑप्शन दिया गया है 9 8 7 6। तो देखो अगर हम 5x9 3 2 7 और क्या देगा 2y8, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है? 1 1 1 और 4। ठीक है, अब देखो जोड़ो 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 के बाद हमारा हासिल लगेगा 2। ठीक है, 2 और यहाँ पे क्या है? 2 और 2 4 हमारा हो गया, 4 हमारा हो गया। हमें पूछा है x का महत्तम मान, x का बड़े से बड़ा मान। 2 और 2 4 हमारे पास है। अगर हम ऑप्शन से देखें 2 और 2 4 हमारे पास है, 9 और 4 13, 9 और 4
अगर 9 देखें तो 9 और 4 13, लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। आप देखें 2, अगर हम x का मान हमें निकालना है, अगर हम 8 मान लें, 9 8 और 4 12, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है 1 12, 2 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मान लें 2 और 2 4, 7 और 4 11 11। अगर हम यहाँ पे 7 मान लें, x का मान हम अगर 7 मान लें, तो y का मान हमें क्या मानना पड़ेगा, 0 0। तो ऐसे मान के देखेंगे, 7 और 4 11 का 1 कहाँ से लगे 1, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा 7 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महत्तम बताना है, बड़े से बड़ा जो हो सकता है वो हमें बताना है, तो 7 जो है x का मान महत्तम 7 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आप इसे नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या दी गई है 0/-5, उससे बड़ी संख्या में बताना है, तो -1/4, ये भी माइनस में है संख्या। उसके बाद -2/7 माइनस में रहेगा, माइनस अगली है -1/3, ये भी, इसका भी आंसर जो है माइनस में होगा। लेकिन हमारा जो -3/-8 है वो माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ये हमारा 3/8 जो है बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बड़ी परिमेय संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या 3/8 ही यहाँ पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। दो संख्याओं का लैसे और मैसा गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है, तो वह संख्या कौन सी है। ऑप्शन से देखेंगे इसे। ऑप्शन से इसमें भी 10 का अंतर है, 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 सब में अंतर जो है 10 का है। लेकिन उनने क्या कहा, लैसे और मैसा का गुणनफल। आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसा, मतलब जो हमारी संख्याओं का गुणनफल है वही लैसे और मैसे का गुणनफल होगा। तो अगर लैसे और मैसे का गुणनफल 336 है तो हमारी संख्याओं का भी गुणनफल 336 आना चाहिए। अगर 10 और 20 का गुणनफल गुणा करे तो 200 आओगा। लेकिन 14 और 24 अंतर 10 का है, 14 और 24 का गुणनफल करे 14 चौका 56 का 6 का लगे 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, तो क्या होगा, क्या आ जाएगा 336। और यही हमें निकालना था, इनका गुणनफल क्या होगा 336। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 14 गुणा 24, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। एक बार इसे नोट करो अच्छे। ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसे नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या देगा, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 प्लस 4 की घात 65 किस संख्या से भाज्य होगी, किस संख्या से कट सकती है। ऑप्शन हमें दिए गए 3, 11, 17, 19। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे देखें। देखो सबसे पहले क्या है, हमारी सबसे छोटी संख्या जो है हमारी 4 की घात 61, तो ये संख्या हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमारा जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 4 की घात 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 4 की घात 2 प्लस यहाँ पे बचेगा 4 की घात 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 4 की घात 4। ठीक है, ये हमारा बचेगा। उसके बाद इनका मान देखेंगे क्या आ गया, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका 256, ये हमारा होगा। अब इसे जोड़ेंगे हम, 6 और 4 10 और 6 16 और 4 20 और 1 21, 5 और 6 11, 11 और 1 12 और 13 14 का 4 का हासिल लग गया कितना, 1 2 और 1 3, 341 हमारा यहाँ पे आ गया और 4 की घात 61 हमारा पास है। अब ये जो हमारा 341 अंदर आया है 341, इसमें ऑप्शन से देखेंगे किससे कट सकता है। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं कटता। 11 से देखेंगे, 11 3 33, 11 एकम 11 बिल्कुल कटता है 11 से।
17 से देखेंगे, 17 दूनी 34 नहीं कटता, 19 से 19 दूनी 38 नहीं कटता। तो ये जो 11 से कटता है हमारा, ये जो अंदर की संख्या है ये किससे कटती है? 11 से। तो 11 ही हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 से ये पूरी संख्या हमारी कट सकती है। जो सबसे छोटी संख्या है वो जो है हमें कॉमन लेनी है, उसके बाद जो अंदर आएगा हमारा बचा हुआ उसे जो है घात के रूप से जो है असली सही मान में लिखना है, जोड़ना है और ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन से हमारा जो है 341 कट सकता है। जोन से ऑप्शन है 341 कटेगा वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, 3:57 57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था? देखो जहाँ पे भी PM की बात हो वहाँ पे अगर हम 12 से बाद में 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 12 से बाद में अगर हम PM की बात करें तो 12 से बाद में 13, 14, 15, तो 3 बजे हमारा क्या होगा? 15:57 15:57। उसमें से कहा हमें 5 घंटे 58 मिनट पहले, तो 5 घंटे 58 मिनट इसमें से घटा देंगे हम, सीधा बात। ऊपर 57 है, नीचे 58 है, तो नहीं घटा सकते। तो इधर से 1 घंटा हम इधर ले, 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट। तो जब हम 60 मिनट इधर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच गए 14 घंटे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा? 7, 6 और 5 11, 117 और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 5 घंटे 58 मिनट। तो घटा दो इसे। 17 में से 8 गए 9, 17 में से 8 गए 9, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। 14 में से 5 गए 9, तो 9:59 AM। AM क्यों होगा? क्योंकि 3 बजे जो है PM था, उससे अगर 5 घंटे पहले हम जाएंगे तो वो हमारा समय AM में आ जाएगा। तो 9:59 9 घंटे 59 मिनट AM, 9:59 AM की बात जो हमसे पूछी गई थी वो समय क्या था? तो 9:59 वो समय था। क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें तो एक परिवार की कुल आय 35,000, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। 35,000 कुल आय दी गई है, तो ईंधन तथा भोजन पर कुल खर्च पूछा है हमसे। कुल खर्च, कुल आय का मतलब क्या होता है कि 100%, कुल आय या कुल कोई भी चीज़ है तो 100% के बराबर है। क्या है? 35,000। पाई चार्ट में हम देखेंगे तो भोजन पूछा, ईंधन तथा भोजन का कुल खर्च। भोजन क्या है? 48%, ईंधन क्या है? 10%। तो 48 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारा? 58% की इसने बात पूछी कि 58% में हमारा कितना धन, कुल खर्च 58% में कितना? 100% में 35,000 है, 1% में क्या होगा? काट देंगे 2 0 से 2 0, क्या हो जाएगा? 350। 1% बराबर 350 रुपये। तो 58% में क्या होगा? 58% बराबर क्या होगा? 350 गुणा 58। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 20,300। 20,300 रुपये हमारा जो है ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। इसी तरह के पाई चार्ट के अगर जो हमारा जो है क्वेश्चन आते हैं वे बिल्कुल सिंपल इसी प्रकार आते हैं। ये बस ये ध्यान रखना कि जो हमें कुल आय हमें दी गई वो हमारे 100% के बराबर है, और जो हमें निकालना है, जो भी हमें निकालना है वही जो हमें दिया गया है वो 100% के बराबर, कुल जो है 100% के बराबर निकालना है हमें 58%, 1% बराबर 350, तो 58% बराबर 20,300 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 23 हम फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है, यह है अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो अधिवर्ष दिया गया हो या 3 वर्ष बाद पूछा गया हो तो उसमें करना क्या है? देखो हमें दिन क्या दिया गया? बुधवार। हमसे कितने दिन बाद पूछा गया है? 3 वर्ष बाद। तो 3 दिन बाद ये क्या होगा देखें, प्लस 3 जोड़ देंगे इसमें। क्या? बुधवार के बाद में बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। तो हमारा क्या आ जाएगा? तो शनिवार हमारा जो है बिल्कुल सिंपल आंसर आ जाएगा शनिवार। यही करना था। जो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पश्चात हमसे पूछा गया है वही हम इसमें जोड़ देंगे 3 दिन। बुध प्लस 3 दिन
बुधवार से 3 दिन बाद शनिवार हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमने क्या दिया गया, दिए गए न्यून कोण के पूरक व समपूरक कोणों का अंतर क्या है। देखो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण हमारे होते हैं 90 माइनस जो भी हमें कोण दिया गया है उसे 90 में से घटा दो, अगर x है तो 90 माइनस एक्स। और समपूरक क्या होता है हमारा, समपूरक होता है हमारा 180 माइनस अगर हम जो है अपना जो है कोण क्या मान लें x डिग्री, तो क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स और समपूरक हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो इनका अंतर पूछा हमसे, तो बड़ा कौन सा है 180 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो x से x कट जाएगा, 180 माइनस 90 क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का अंतर न्यून कोण के पूरक व समपूरक कोणों का अंतर क्या था 90 डिग्री था, 90 डिग्री। बस ये ध्यान रखना पूरक कोण 90 में से घटता है और समपूरक कोण 180 में से माइनस होता है, बस ये बात ध्यान रखनी। फिर इन दोनों का अंतर काट देंगे, 90 डिग्री जो है हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। देखो आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हमारा क्या दिया गया हमें, कितने समय में 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। देखो जहाँ भी का की आ जाए, साधारण ब्याज मूलधन का से पहले क्या शब्द है, का से पहले है मूलधन, तो मूलधन जो है हमारा हर वाला संख्या हो जाएगी और जो बाद बची संख्या है वो हमारी पहले वाली हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्याज क्या है, ब्याज हमारे पास है 5 और मूलधन है हमारे पास 6 और दर हमें दी गई है 16.2/3%। समय हमें निकालना है, तो आपको पता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमें दी गई है 50/3 गुणा समय हमें निकालना है बटे 100। 50 दूनी 100, 2 3 6 और 3 से 3 कट गया, तो समय क्या आ जाएगा हमारा, समय आ जाएगा हमारा 5 वर्ष। सबसे बात यह है कि आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन को इसे करोगे आप तो बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। वैसे आप रेशियो को ब्रेक करके भी हम कर सके, लेकिन उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको जो आपका सूत्र पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और हमारे पास बिल्कुल सिंपल सारी चीज़ें हैं, 5 6 50/3 इस तरह की सारी जो है संख्या है छोटी छोटी, तो उसे हम इससे भी आराम से और जल्दी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, क्या है, 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 10 की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। देखो एक तरफ आप लिख लो रुपये और एक तरफ लिख लो आप क्या, वस्तु, ठीक है। 10 रुपये के कितने खरीदे, 1 दर्जन मतलब 12, ठीक है। अब हमने कहा 12 रुपये के 10 केले बेचे, 12 रुपये के 10 केले बेचे, ठीक है। क्या करना है, लिखते के साथ एक तरफ रुपये एक तरफ वस्तुएं, क्रॉस गुणा कर लीजिए। क्रॉस गुणा मतलब इसकी यहाँ पे गुणा और इसकी यहाँ पे। जो पहली गुणा हम करेंगे तो इसे मानने के हम करें मूल्य, पहली गुणा हमने कौन सी करी, ये वाली। 10 गुणा 10 क्या है, करें मूल्य हमारा 100, पहली गुणा। दूसरी गुणा ऐसे मान लो, या दूसरी गुणा हमने क्या करी, 12 गुणा 12, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। कितना हो गया, 12 गुणा 12 144। तो लाभ कितना, हमें पूछा लाभ प्रतिशत, लाभ हमारा कितना हुआ, कितना हुआ लाभ, 44 रुपये का। 44 रुपये का लाभ है किस पर, 100 रुपये पर, तो गुणा करेंगे 100 की, तो कितना हो जाएगा, परसेंट के लिए गुणा 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 44% का हमारा लाभ आ जाएगा। 44% का लाभ हमें प्राप्त हुआ। क्रॉस गुणा करो, पहली जो गुणा होगी हमारा क्रय मूल्य, दूसरी गुणा होगी हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा
ठीक है, आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या है। कम है, अधिक है, बोल है, तो उसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में इतना अंतर है, 63 का अंतर है। एक तो हमें दे दिया 30%, संख्या का 30%, और दूसरा दे दिया हमें 3/4, मतलब 3/4। तो इसका भी परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, 4 से काट दो 25 बार, 25 गुणा 3 25 थी 75%। तो क्या हो गया, 30% संख्या के 30% और संख्या के 75% का अंतर क्या है, 63। 75% माइनस 30%, सॉरी 75% माइनस 30%, क्या बताया, 63। कितना अंतर है इनमें, 45 का। 45% बराबर हमें बता दिया 63। क्या पूछा, वह संख्या क्या है। जब 63 जो है 45 के बराबर है, हमें क्या निकाल, कुल संख्या या कुल जो है, कुल हो या पूरी संख्या हो, जो है वो किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। तो गुणा कर देंगे 100 से, गुणा कर देंगे 100 से। काट दो, 5 9 45, 5 से काट दो 20 बार, 9 से 63, 7 दूनी 14, 140 हमारी संख्या है। 140 हमारी संख्या है। जहां भी कम बत्ती बताए जाए कि इतना कम है, इतना अधिक है, उसका मतलब यह है कि जो दो हमें संख्या दी गई है उन दोनों संख्याओं का वो अंतर है। बस यही हमें बात ध्यान रखना। तो 30% और 3/4 का मतलब 75%, इन दोनों का अंतर जो है हमें 63 बताया गया। इन दोनों का अंतर क्या है, 45%। 45% बराबर 63। 63 किसके बराबर है, 45% के। हमें निकालना 100%, मतलब पूरी संख्या, तो गुणा कर देंगे 100 से। 140 हमारा आंसर आ जाएगा। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 देखें क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या है। 15 मजदूर 48 घंटे लगाते हैं, 30 घंटे में करना। पहले कितने में हो रहा, 48 घंटे में। अब हमें करना 30 घंटे, मतलब जल्दी करना। अगर काम को और जल्दी करना है तो क्या है, अधिक मजदूर चाहिए। तो मजदूरों की संख्या क्या होगी, 15 से अधिक। पहले 15 से 48 घंटे में हो रहा था, अब हमें 30 घंटे में करना, तो और ज्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो 15 से ज्यादा मजदूर होंगे ना, हाँ, तो 15 से ज्यादा मजदूर हमें लगाने पड़ेंगे। 15, अगर हमें 15 से बड़ा आंसर अपना निकालना है, आंसर हमें 15 से बड़ा निकालना है, तो ऊपर लिखेंगे बड़ी संख्या, इनमें, इसमें से और इसमें से, जो हमें घंटे देगा उसमें से लिखेंगे बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे। हमारा आंसर आ जाएगा 24 मजदूरों की हमें आवश्यकता होगी। अगर हमें जो है कम मजदूरों की संख्या 15 से कम चाहिए, मतलब 48 से ज्यादा घंटे में वो काम हम कराते हैं, कहते हैं कि 48 घंटे में 15 मजदूर करते हैं 48 घंटे में, लेकिन हमें जो है 50 घंटे में कराना, तो हम जो है 15 से कम लाने के लिए ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या, या जैसे हम करते आए हैं M1 D1 बराबर M2 D2, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। M1 कितने हैं, 15 गुणा D1 कितने हैं, 48 बराबर M2 हमें पता नहीं, D2 30 घंटे। ठीक है, काट दो, 15 दूनी 30, 2 से काट दो 24 बार, तो M2 का मान हमारा 24 आ जाएगा। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। M1 D1 T1 बराबर MT D2 T2, और बटे में W1 और W2, ये सूत्र तो आप पहले से पढ़ता है, लेकिन इस तरह से भी आप क्वेश्चन को जल्दी से हल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बताएगा, वह न्यूनतम अंक x जिसके लिए संख्या 3 2 4 x 3 4 2 11 से विभाजित हो है। ऑप्शन हमें दिए गए 3 5 6 8। देखो 11 से विभाजित होने का सूत्र, मतलब जो है नियम क्या है, क्या हमें संख्या 3 2 4 x 3 4 2, ये हमारी जो है विषम अंकों का अंतर जो है या तो 0 हो या 11 हो। तो विषम अंकों का अंक देख, विषम अंकों का अंतर, एक को छोड़कर एक, ये वाला और ये वाला, ये कितने होंगे, 4 3 7
8 9 10 और 2 12, इनका योग आ गया 12। अब विषम अंक कौन से है, ये और ये। तो 4 और 2 6 और x, तो 4 और 2 तो हो गए 6। अब 6 में क्या जोड़े कि 12 आ जा, 6 में क्या जोड़े, 6 में 6 जोड़ दो 12 आ जाएगा। इन दोनों का अंत क्या होगा 0। तो इसी से x का मान हमारा 6 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। इनका जो है 11 का, 3 का, 2 का, 8 का, 9 का, ये ऐसे हैं, इनका नियम हमको पता होना चाहिए कि इनसे विभाजित होने का नियम क्या है। 11 का विभाजित होने का नियम ये है, विषम संख्याओं का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या दिया गया है, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। एक वृत्त है और उसके अंदर अधिकतम बड़ा बनने वाला वर्ग है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। इस तरह के क्वेश्चन कई सारे जो है, एक तो हमारा जो है बन सकता है, हमें ऑप्शन में दे दे कि ये समानुपाती होगा, ये अनुपाती होगा, इस प्रकार के भी जो है बन सकते हैं। और हमें डायरेक्ट भी अनुपात भी हमसे पूछ सकता है, तो कैसे हम इसको करेंगे। देखो, अगर हम वृत्त की त्रिज्या हम मान लें 1, वृत्त की हमारी त्रिज्या है हमारी a, ठीक है, और उसके अंदर बनने वाला जो वर्ग है, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण होगा वृत्त का व्यास। अगर ये a है तो ये भी a, ठीक है, वृत्त का व्यास। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा आर, हमारा हमने क्या मानना, त्रिज्या हमने मानना ए स्क्वायर, ठीक है। अनुपात पूछा ना, तो बटे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है, जब हमें विकर्ण प्राप्त है, विकर्ण हमारे पास है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a, मतलब 2a का स्क्वायर। विकर्ण का 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, तो क्या आ गया 22/7 गुणा a स्क्वायर बटे 1/2 गुणा 2 दूनी 4, 1/2 गुणा 4a स्क्वायर। तो 2 से 2 काट दो, क्या आ गया हमारा 22/7 गुणा a स्क्वायर बटे क्या आ गया 2a स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे 2a स्क्वायर। a स्क्वायर से एक a स्क्वायर कट गया, नीचे बच गया a स्क्वायर। तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारा, अनुपात आ जाएगा हमारा पाई, ऊपर अगर हम पाई मान लें तो पाई अनुपात a स्क्वायर हमारा जो है अनुपात आ जाएगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, जिनके जो हमारे जो है कंप्लीट हो गए। 30 के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।